वेलकम अगेन फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर और उनके बारे में जाना। आज हम इस चैप्टर में सेल शेप, सेल साइज एंड टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में जानेंगे, यानी कोशिकाओं की आकृति, आकार व उनका प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ हमें कुछ फोटोग्राफ दिखाई दे रही है। उनमें सबसे पहले है आरबीसी। आरबीसी राउंड व बाइकॉनकेव होती है। दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो है डब्ल्यूबीसी, जो कि अमीबॉइड शेप की होती है। और थर्ड वन है नर्व सेल्स, जो कि ब्रांच एंड लॉन्ग होती है। आज हम जो इसमें पढ़ेंगे उसमें है शेप ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की आकृति। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल शेप, ऐसे कारक जो कि कोशिका की आकृति को प्रभावित करते हैं। साइज ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का आकार। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल साइज, ऐसे कारक जो कि कोशिका के आकार को प्रभावित करते हैं। और लास्ट वन में है टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में ब्रीफली जानेंगे, संक्षिप्त में हम लोग समझेंगे। ओके, शेप ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं की आकृति में शुरू करते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ टिश्यू। इन कोशिकाओं की आकृति, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, वह किस प्रकार के ऊतक में वो पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर इनकी आकृति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो अलग अलग तरह से हो सकती है। तो जो आकृति का रूप हो सकता है वो सर्कुलर हो सकता है, यानी कोल्यूमनर हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो ट्रायंगुलर हो सकता है, फ्लैट हो सकती है, क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल, इरेगुलर, कई प्रकार की ये आकृति में पाई जाती है। यहाँ हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें दो कोशिकाएं, अमीबा व डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, इनको ध्यान रखना है। ये दोनों ही सेल अपना आकार बदलती रहती है। नेक्स्ट है कुछ सेल्स बैक्टीरिया सेल्स की बात करें तो बैक्टीरिया जो की कोशिकाएं हैं उनकी आकृति के आधार पर हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे कि बैसिलाई, कोकाई, विब्रियो एंड स्पाइरेला। बैसिलाई प्रकार के बैक्टीरिया में जो रोड शेप आकृति रखते हैं। कोकाई बैक्टीरिया स्फेरिकल आकार में पाए जाते हैं। विब्रियो अब हम बात करें बैक्टीरिया सेल्स की। बैक्टीरिया सेल्स के वर्गीकरण का आधार ही कोशिकाओं की आकृति के आधार पर ही किया गया है। जैसे कि बैक्टीरिया की कोशिका की आकृति अगर रोड के समान है, छड़ के समान है, तो उन बैक्टीरिया को हमने बैसिलाई कैटेगरी में रखा हुआ है। अगर बैक्टीरिया की आकृति स्फेरिकल यानी गोलाकार होती है तो हमें उन बैक्टीरिया को कोकाई प्रकार में रखा हुआ है। कोमा की आकृति रखने वाले बैक्टीरिया को हमें विब्रियो कैटेगरी में रखा हुआ है। ऐसे हेलिकल संरचना रखने वाले बैक्टीरिया को हमने स्पाइरला कैटेगरी में रखा हुआ है। ये हो गई बैक्टीरिया सेल की बात। नेक्स्ट हम बात करें फंगल सेल की, कवक कोशिकाओं की। तो कवक कोशिकाएं स्फेरिकल भी हो सकती है, ट्यूबुलर भी हो सकती है, लीनियर शेप की भी हो सकती है। आगे हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल जो अधिकतर कोशिकाएं होती है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर आकृति की होती है। हाँ, कुछ कोशिकाएं स्पेशल फंक्शन के लिए मॉडिफाई हो जाती है, जैसे कि गॉड सेल है जो कि स्टोमेटा, जैसे स्टोमेटा में जो गार्ड सेल जो पाई जाती है वो किडनी के आकार की या डंबल शेप की आकृति में मॉडिफाई हो जाती है। अब लास्ट वन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में अगर आरबीसी सर्कुलर और बाइकॉनकेव संरचना रखती हैं। अमीबॉइड, डब्ल्यूबीसी एंड अमीबा हो ही गए।
लॉन्ग ब्रांच में न्यूरॉन्स हैं और नैरो लॉन्ग में कोल्यूमनर एपिथेलियम। अब हम नेक्स्ट की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल शेप, ऐसे कारक जो कि कोशिका की आकृति को प्रभावित करते हैं। यहाँ हमें आकृति को ध्यान में ये रखना है कि वो कोशिका जो है वो किस प्रकार से हमें दिखाई देती है, यानी उसकी बाहरी रूप हमें बनावट किस तरह से है, उसके आधार पर इसको हमने सेल शेप को आधार माना है। जैसे अब इसमें हम लोग कोशिका की आकृति को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सरफेस टेंशन किसी भी सरफेस के ऊपर लगने वाले बल को, जो कि लिक्विड मीडियम में अपने आकार को मिनिमाइज करने के लिए लगाया गया बल होता है। जैसे कि एक पानी की एक बूंद का निर्माण होना वो सरफेस टेंशन के थ्रू ही होता है। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो अपना जो आकार होता है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड है। दूसरा जो फैक्टर है वो विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी को हम तरलता से, हिंदी में तरलता कहते हैं, यानी भी किसी भी लिक्विड के बहने की प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी नाम देते हैं। अब विस्कोसिटी जो जितना ज़्यादा लिक्विफाई होगा वो ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे हम पानी और शहद की बात करें तो पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, बहने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है कंपेयर टू हनी। शहद की तुलना में पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो प्रोटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन होगा उसके आधार पर कोशिका की आकृति निर्धारित होती है। वो कितना लिक्विफाई होगा उसके आधार पर उसकी आकृति डिसाइड हो रही है। नेक्स्ट हम लोग फैक्टर्स में लें तो मैकेनिकल फोर्स ऑब्लिक प्रेशर ऑफ बाय नियर बाय सेल्स। एक कोशिका के पास में उपस्थित दूसरी कोशिका के द्वारा या तो मैकेनिकल कोई फोर्स लगे या प्रेशर के द्वारा एक कोशिका की आकृति प्रभावित होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर लें तो इंटरनल एंड आउटर एनवायरनमेंट ऑफ सेल्स। दोनों ही वातावरण कोशिका की आकृति को प्रभावित करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये कोशिका के आंतरिक वातावरण के थ्रू कोशिका की आकृति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अगर कोशिका के बाहरी यानी इंटरसेल्यूलर स्पेस की बात करें तो इंटरसेल्यूलर स्पेस में उपस्थित जैसे कोलाजन प्रोटीन है वो इसकी आकृति को प्रभावित करते हैं। यानी कोशिका के बाहर वाला वातावरण और अंदर वाला वातावरण दोनों ही कोशिका की आकृति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग लें रिजिडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन की जो दृढ़ता है हम कहें तो वो किस तरह से कम ज़्यादा होगी उसके आधार पर सेल की शेप बदलती है। जैसे कि अगर सेल मेम्ब्रेन में रिजिडिटी जो प्रोवाइड करवाता है वो मॉलिक्यूल्स है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कंपोजिशन उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाना, मात्रा में ज़्यादा पाया जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन की रिजिडिटी बढ़ेगी, यानी उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, तो वो भी सेल के शेप को प्रभावित करता है। ये हमें कारक ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है साइज ऑफ सेल्स, यानी कितनी, जिसको हम लोग मेजर कर सकें। साइज से मतलब है जिसको हम लोग मेजर कर सकें। तो हम यहाँ पर कुछ सेल्स के एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें सेल के आकार को लगभग हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि कितनी बड़ी सेल्स होती है, छोटी कितनी होती है, इस तरह से हमें एक जनरल आइडिया हमें रखना है। यहाँ पर जितना भी जो मेजरिंग लिया गया है कोशिकाओं का वो एक जनरल एस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि उसमें सभी सेल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरल में बात करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेल में वायरस है। इसकी साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक होती है। हमें ये हमारे माइंड में ये भी रहना चाहिए कि वायरस को ट्रू सेल नहीं माना गया है, जिसकी बात हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, क्यों नहीं इसको ट्रू सेल माना गया है। नेक्स्ट हम कैरेक्टर लें तो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल के रूप में जानते हैं, सबसे छोटी कोशिका के रूप में जानते हैं। इसका आकार
0.1 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट हम करेक्टर लें तो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसका आकार 1 से 2 माइक्रोमीटर तक होती है। नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पर WBC, RBC, ह्यूमन स्पर्म एंड नाउ सेल्स और ऑस्ट्रिच एग, इनके बारे में। सबसे पहले WBC वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड शेप की होती है और इनकी जो आकार होता है वो 3 से 4 माइक्रोमीटर तक होता है। ऐसे ही RBC जो कि राउंड एंड बाइकॉनकेव पाई जाती है, लगभग 7 माइक्रोमीटर तक होता है। ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो 60 माइक्रोन, जो हमें फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है ये ह्यूमन स्पर्म है। नेक्स्ट हम बात करें नाउ सेल्स। नाउ सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी कोशिका है। इसका जो लंबाई जो होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है। 90 सेंटीमीटर इसकी साइज लंबाई में होती है ये। नेक्स्ट हम ऑस्ट्रिच एग की बात करें तो ये लार्जेस्ट सेल है, यानी अगर विदाउट एग सेल की बात करें, एग के बाहर का जो आवरण है उसको हटा के फिर अगर उसका मेजरमेंट करें तो उसका 8 सेंटीमीटर उसका ये साइज होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो सेल साइज को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म, इन दोनों का रेशियो किस तरह से होता है। न्यूक्लियर उनका साइटोप्लाज्म का जो दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये जब रेशियो बदलता है तो सेल या तो डिवाइड करती है या हो सकता है सेल किसी कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है। नेक्स्ट बात करें तो रेशियो ऑफ सेल सरफेस एंड सेल वॉल्यूम, ये भी सेल की साइज को अफेक्टिंग करते हैं। जैसे कि जो एक्टिव सेल्स होती हैं जनरली उसका आकार छोटा होता है। हम कंपेयर करें अगर एक इनएक्टिव सेल से तो एक छोटी कोशिका ज़्यादा एक्टिव होती है, बड़ी कोशिका कम एक्टिव होती है। उसके उदाहरण के रूप में हम जाने तो स्पर्म एंड ओवा है। नेक्स्ट बात करें तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी एक सेल के मेटाबॉलिज्म उसकी सेल की साइज को निर्धारित करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो बैक्टीरिया सेल के बारे में। बैक्टीरिया सेल्स हम लोग एक्चुअली जो सेल के टाइप्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। उसका सेल के कोशिका को वर्गीकृत करने का आधार क्या है, उसके आधार पर अनेकों प्रकार से हम लोग कोशिका को विभाजित कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक जनरल वे में पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया सेल क्या होती है, प्लांट सेल क्या होती है और एनिमल सेल क्या होती है। देखो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया सेल को। बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन लीवेनॉक ने, जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने जो बैक्टीरिया था जब उनको डिस्कवर कर रहे थे तब इन्होंने एक नाम दिया था बैक्टीरिया को, वो नाम था एनिमाक्यूल्स। वास्तविक जो बैक्टीरिया नाम दिया गया था वो CJ इरेनबर्ग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। बैक्टीरिया सेल के बाहर सेल वॉल पाई जाती है, इसके बारे में हम पूर्व पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये यहाँ पर एक बैक्टीरिया सेल दिखाई गई है। बैक्टीरिया सेल के बाहर एक विप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वो अपेंडेजेस में शामिल है, जिसमें सबसे पहले है फ्लैजेला, नेक्स्ट है फिम्ब्री और पिल्ली। ये इसकी सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले संरचना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल एनवेलप की, यानी सेल के बाहर मतलब ऊपर जो आवरण है उसको हम सेल एनवेलप कह रहे हैं, यानी कोशिका आवरण कह रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है ग्लाइकोकैलिक्स। ये इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि कैप्सूल या स्लाइम लेयर। ये सेल वॉल सबसे बाहरी वातावरण के रूप में उपस्थित कवरिंग पाई जाती है। नेक्स्ट है सेल वॉल हम पढ़ चुके हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का सेल वॉल बना होता है जिसमें पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ
होपेनोइड्स पाए जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि होपेनोइड्स प्रोकैरियोटिक सेल में, यहाँ पर्टिकुलर बैक्टीरिया सेल में पाए जाते हैं। सेल प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसका जो मॉडिफिकेशन है वो मिजोजोम कहलाता है, जिसके बारे में भी हम लोग थोड़ा ब्रीफ जान चुके हैं पहले से ही। ये इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं बैक्टीरिया को। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मिड। बैक्टीरिया सेल में पाए जाने वाला ये डीएनए है, डबल सर्कुलर डीएनए के रूप में पाया जाता है। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं, यानी ये जो मेन डीएनए उसके अलावा पाए जाने वाली संरचना है, इसको प्लाज्मिड नाम दिया जा रहा है। प्लाज्मिड की संख्या एक बैक्टीरिया में सिंगल भी हो सकती है या डबल भी हो सकती है, यानी 2 भी हो सकती है। अब है जीनोफोर, यानी जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस से आशय है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है और क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। जो डीएनए पाया जाता है उसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होके पॉलीएमीन्स जुड़े रहते हैं, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन हमने पढ़ा है कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा जो बैक्टीरिया सेल होती है उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ कण संरचना कणिकाएं भी पाई जाती हैं, जिसमें पीएचबी यानी पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, मैग्नेटोसोम्स और कुछ ऑयल ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। आप बैक्टीरिया सेल का अपने एक नोट्स बना लेंगे, इसकी संरचना बना लेंगे अपने। नेक्स्ट हम बात करें बैक्टीरिया सेल के बाद में प्लांट सेल की बात। तो प्लांट सेल हम सब जानते हैं कि प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस क्रिया करती है, तो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर क्लोरोप्लास्ट हो गया। नेक्स्ट जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे तो हमने एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी, जिसमें सेल के बाहर पाए जाने वाला सेल वाल, यानी बाहर की तरफ सेल वाल स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, उसको भी प्लांट में वेल डेवलप होते हैं। अब हम बात करें कि नॉर्मल, इसको एनिमल सेल की तुलना में कंपेयर करें प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल बड़ी होती है एनिमल सेल की तुलना में। ओके, तो और इसमें लार्ज वैक्यूल, आपको ये वैक्यूल दिखाई दे रही है, ये वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, बड़ी वैक्यूल पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो स्टोरेज फूड होगा वो स्टार्च के रूप में होगा, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जितने अलग और दूसरे प्रकार के कोशिकांग हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, वो भी पाए जा रहे हैं, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी, न्यूक्लियर एनवलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन के लिए प्लाज्मोडेस्टोमेटा पाए जाते हैं। दोनों प्रकार की अंतःप्रदैवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। ओके, ये है प्लांट सेल है, इसको हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट बात करें तो एनिमल सेल की। एनिमल सेल में हमें माइक्रोविलाई ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रही है। माइक्रोविलाई हेल्प करती है कई प्रकार की एक्टिविटी में। गोल्जी अपरेटस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार की वैक्यूल हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, जबकि प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल पाई जा रही थी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है। ओके, इसमें देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में मदद करेगा, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स दोनों प्रकार के पाए जाएंगे, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कह रहे हैं। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म। इसके बाद में लेफ्ट साइड में हमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप यानी न्यूक्लियर का बाहरी का आवरण, उसको न्यूक्लियर एनवलप नाम दिया गया है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इन सब को बताने का आशय ये है कि सेल को आप लोग
एक ब्रीफली आपके दिमाग में होना चाहिए कि सेल इस प्रकार की दिखाई देती है, सेल के अंदर इस प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं। तब हमारे लिए जब हम कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि सेल के अंदर कैसे किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, कहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है। आपने यहाँ ध्यान दिया होगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो हमारा ये न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ पाया जाता है इस तरह से। इसको हम लोग जानेंगे कि ये इसके पास में पाए जाने से क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। अब जो हम लोग एक्चुअली टाइप्स पढ़ने का हमारा कई तरीका हो सकते हैं कि हम कोशिकाओं को किस तरह से डिवाइड करें या कोशिकाओं के प्रकार को किस तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे हमने सेल की एक मोटे तौर पर सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर हमने दो प्रकार से डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके अलावा हमने बैक्टीरिया सेल को इस तरह भी डिवाइड करके पढ़ सकते हैं कि बैक्टीरिया सेल हो गई, प्लांट सेल हो गई और एनिमल सेल हो गई। अब हम पर्टिकुलर अगर ह्यूमन बॉडी की भी बात करें एक कि उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो स्टडी में ऐसा पाया गया है कि लगभग 200 प्रकार की 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में 200 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कोशिकाओं का मैं यहाँ पर नाम बता रहा हूँ। जैसे ब्लड सेल है, हमारा ब्लड में WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। इसके अलावा अगर WBC की पर्टिकुलर बात करें तो WBC के भी प्रकार अलग अलग होते हैं, जिसमें ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट्स, इनके भी टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। जब हम आगे डिटेल से लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, वो उनको बाद में पढ़ेंगे। यानी मीनिंग ये है कि इनके भी टाइप्स होते हैं। नर्व सेल है, नर्व सेल के भी टाइप हैं, न्यूरॉन्स हो गए, न्यूरोग्लियल सेल हो गई, बोन सेल है यानी हड्डियों की जो कोशिकाएं हैं, जैसे ओस्टियोक्लास्ट है, ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोसाइट्स है। इनमें कुछ कोशिकाएं बोन के फॉर्मेशन में मदद करती है, कुछ बोन को रीमॉड्यूलेट करने में मदद करेगी। ऐसे ही अगर हम लोग मसल सेल्स की बात करें, पेशी कोशिकाओं की बात करें तो वो कार्डियक भी हो सकती है जो कि हृदय में पाई जाती है। स्ट्रेटेड मसल्स और नॉन स्ट्रेटेड मसल यानी रेखित व अरेखित मसल्स, ये भी कोशिका के प्रकार है। सेक्स सेल जैसे स्पर्म सेल या ओवा है, ये भी दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हो गई। स्किन सेल भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे मेलानोसाइट सेल्स हो गई, केराटिनोसाइट्स। ऑल ओवर मीनिंग ये है कि जो सेल्स के टाइप होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर हमारा जो मेन पर्पस था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि आप लोग कोशिका की जो आकृति किस प्रकार का पाई जा सकती है किसी भी जीव में या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरह की दिखाई देती है उसको जानना, या दूसरा पर्पस था हमारा जो कि कोशिकाओं का जो आकार होता है वो कैसा होता है, लगभग हमें एक आइडिया जानने के लिए हमने ये आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया था। तीसरा जो मेन पर्पस था कि जो सेल को हमने जब टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ सेल को कोई पर्टिकुलर एक आधार मानते हैं तो उसका विभाजन अलग प्रकार से होता है, और हम कहीं अगर इन ऑल ओवर देखें तो इसका वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और आप सबको धन्यवाद। अगर आपको कुछ क्वेरीज होगी तो आप जरूर अपने कमेंट्स देंगे मुझे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उसमें हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। सेल मेम्ब्रेन बाहरी आउटर मोस्ट है, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।